हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों के अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और जिसके अंतर्गत हमने पहले चर्चा की थी यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। और इसी यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ का पार्ट 3 आपके समक्ष हाजिर है। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 में भी हमने महत्वपूर्ण सवालों के बारे में और साथ ही महत्वपूर्ण कीनोट और फैक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 20 सवालों के बारे में इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत चर्चा करेंगे पार्ट 3 में, और आज हमारा यह यूरोपीय यूनियन टॉपिक समाप्त हो जाएगा यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत। यदि आपने पहला और दूसरा यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जो आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। इसके अलावा कुछ लोगों की ये समस्या है कि सर हम प्ले लिस्ट पर कैसे जाएं। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम दिखाई दे रहा है या आपको जो लोगो दिखाई दे रहा था उसके ऊपर आप क्लिक करिएगा, वो आपको होम पेज पर ले जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की होम पेज पर वो आपको ले जाएगा, जहां पर आपको होम पेज, वीडियोज और प्लेलिस्ट और स्टोरेज आदि आपको ऊपर ऑप्शन दिखेंगे। वहां प्लेलिस्ट सेलेक्ट करिएगा और उसमें आपको सभी वीडियो सीरीज मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के सवालों पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? G24 संगठन, आसियान, सार्क, यूरोपीय सामुदायिक बाजार EEC। चार में से आपको राइट ऑप्शन का चयन करना है कि शब्द इनर सिक्स यानी आंतरिक से किससे संबंधित है। यह हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण कीनोट और 10 सवालों के बारे में चर्चा कर चुके थे, और आज इस वीडियो सीरीज में हम 20 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि पर। इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। इनर सिक्स शब्द है जो यूरोपीय सामुदायिक बाजार EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय सामुदायिक बाजार से इनर सिक्स शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि EEC की स्थापना 6 देशों ने मिलकर की थी। और वो कौन से देश है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इनर सिक्स या आंतरिक सह देशों का संबंध यूरोपीय समुदाय के सह संस्थापक सदस्य देशों से है, और यूरोपीय समुदाय बाजार EEC की स्थापना 1957 में रोम संधि के आधार पर की गई थी। आंतरिक सह देशों में शामिल देश हैं आपके बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। इन सह देशों ने मिलकर EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की थी। यूरोपीय सामुदायिक बाजार की स्थापना इन्होंने की थी। आप इसे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जब फ्राई लानी है यू से, ट्रिक क्या है? जब फ्राई लानी है यू से, जैसे आपका बन गया जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, वैसे से आपका बन गया बेल्जियम, फ्रांस से आपका बन गया फ्रांस, और ई से आपका बन गया इटली, लास्ट से आपका बन गया लक्समबर्ग, और ई से आपका बन गया नी से आपका बन गया नीदरलैंड। इस प्रकार आप इन 6 देशों को इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जो इनर सिक्स शब्द कहलाते हैं। इनर सिक्स नाम से प्रसिद्ध है आंतरिक सह देश, जो EEC से जुड़े हुए हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? सदस्य राष्ट्र हैं या देश हैं? 27, 28, 21, 26। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल है। आप व्याख्या देखिएगा। यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं। यूनाइटेड किंगडम UK इस संगठन को छोड़ दिया है। कब छोड़ा? 31 जनवरी 2020 को।
आधिकारिक रूप से 31 जनवरी 2020 से पूर्व इसमें 28 सदस्य राष्ट्र शामिल थे। मित्रों, 31 जनवरी को ब्रिटेन ने, यूके ने यूरोपीय संघ को त्याग दिया है। आधिकारिक रूप से उन्होंने घोषणा कर दी कि हम यूरोपीय संघ से अलग हो रहे हैं। काफी समय 2016 से जो ब्रेग्जिट विवाद हमारे सामने दिखाई दे रहा था, हमें ब्रेग्जिट यही था, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना। और उन्होंने आधिकारिक रूप से बहुत लंबा टाइम लगा लेकिन उन्हें अलग होने में, लेकिन उन्होंने 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया है। और वर्तमान में इसमें 27 राष्ट्र शामिल है। 31 जनवरी 2020 से पूर्व यदि बात करें तो इसमें कुल 28 राष्ट्र शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 31 जनवरी 2020 के बाद इसमें अब 27 राष्ट्रों का ये समूह रहा है। इकतीस जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यूके ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। ब्रिटेन यूरोपीय संघ को छोड़ने वाला पहला देश है, यानी ईयू को छोड़ने वाला यह पहला देश है। और यह निकास यूरोपीय संघ की संधि के अनुच्छेद 50 के अनुसार हुआ है। अब जो इंग्लैंड है, यूके है, ब्रिटेन है जिसे कहा जाता है, वह यूरोपीय यूनियन की एक संधि है और उस संधि के आर्टिकल 50 के तहत उन्होंने यह ऐसा किया है। यूरोपीय संघ की संधि का अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कोई राष्ट्र इसको छोड़ सकता है किन्हीं कारणों से। उसी के आधार पर अनुच्छेद 50 के तहत ही यूके यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईयू का सदस्य नहीं है? एस्टोनिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, माल्टा। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। स्विट्जरलैंड है जो इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, जबकि एस्टोनिया, डेनमार्क और माल्टा इसके सदस्य राष्ट्र है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, जर्मनी ईयू का संस्थापक सदस्य है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है। ऑप्शन सी कह रहा है ईयू के सभी सदस्यों में माल्टा का सबसे क्षेत्रफल सबसे छोटा है। और ऑप्शन डी कह रहा है यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश यूरो का उपयोग अपने राज्य की मुद्रा के रूप में करते हैं। इनमें से आपको उस कथन का चयन करना है जो यूरोपीय संघ के बारे में बिल्कुल सही नहीं है। असत्य कथन का आपको चयन करना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी राइट होगा, जो बिल्कुल गलत है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश यूरो का उपयोग अपने राज्य की मुद्रा के रूप में करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यूरोपीय संघ के केवल 19 देश ही यूरो मुद्रा का उपयोग एक साझी मुद्रा के रूप में करते हैं। यूरो मुद्रा का उपयोग साझी मुद्रा के रूप में करते हैं केवल 19 राष्ट्र वर्तमान में, तो सभी सदस्य राष्ट्र इसका उपयोग नहीं करते। बाकी आपके बिल्कुल सही है ए, बी और सी, कि जर्मनी ईयू का संस्थापक सदस्य है, क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है और ईयू के सभी सदस्यों में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। यूरोपीय संघ की यूरो है जो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है और इसे 1 जनवरी 1999 को अपनाया गया था। यूरो मुद्रा को कब अपनाया? तो 1 जनवरी 1999 को अपनाया था यूरो नामक साझी मुद्रा को। और वर्तमान में 27 देशों में से केवल 19 देश यूरो का उपयोग करते हैं। राज्यों के इस समूह को यूरो जोन कहा जाता है। जो राष्ट्र या जो कंट्री यूरो नामक साझी मुद्रा का उपयोग करते हैं उन्हें यूरो जोन कहा जाता है। और अमेरिकी डॉलर के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में ये दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि दुनिया में यदि सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है तो वह आपकी अमेरिकी डॉलर, और उसके बाद यदि किसी का नंबर लगता है तो वो आपकी है यूरो मुद्रा, यानी यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी या अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा है यूरो। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।
यदि आप इन 3 पार्टों को देख लगते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को, तो आपका यूरोपीय यूनियन से संबंधित एक भी सवाल गलत होगा नहीं, गलत होने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे। फाइव नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से 2 देश यूरोजोन के प्रतिभागी नहीं है? लक्समबर्ग और माल्टा, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम, स्लोवानिया और स्पेन। निम्नलिखित में से कौन से 2 देश यूरोजोन के प्रतिभागी नहीं है? यदि आपने ध्यान से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा है तो आपको इस सवाल का आंसर बिल्कुल इजी से आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम है जो यूरोजोन के प्रतिभागी नहीं है। ये पहले भी नहीं थे और वर्तमान में भी नहीं। जब यूके यूरोपीय यूनियन में शामिल था तभी भी वह इसका प्रतिभागी नहीं था। यूरोजोन को इन्होंने नहीं अपनाया था, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क ने, और वर्तमान में यूके तो अलग हो गया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर? ऑप्शन आपके समक्ष रहे, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग और ग्रीस। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जहां पर ईयू का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम शहर में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ, यूरोपीय संघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? यूरोपीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना, एक समान विदेशी और रक्षा नीति को लागू करना, गृह और न्याय के मामलों के क्षेत्रों में साझा संबंधों का विकास करना, उपरोक्त सभी। यूरोपीय संघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था या है? एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना, एक समान विदेशी और रक्षा नीति को लागू करना, गृह और न्याय मामलों के क्षेत्र में साझा संबंधों का विकास करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। सेवन नंबर सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। ये बात बिल्कुल सही है, ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे। ऑप्शन डी राइट होगा। और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, यूरोपीय संघ का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण पर जोर देना था। यानी अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण पर जोर देना था, जिसमें एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया, एक समान विदेश और रक्षा नीति को लागू करना, अपने आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों का मजबूत बनाना यानी सुदृढ़ करना, और गृह और न्याय मामलों के क्षेत्रों में साझा संबंधों का विकास करना। यह इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। एक समान विदेश और रक्षा नीति को लागू करना, एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना, अपने आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों को सुदृढ़ एवं मजबूती प्रदान करना उन्हें। नेक्स्ट चलते हैं सवाल की ओर। यूरोपीय आयोग के वर्तमान में राष्ट्रपति है कौन है? यानी आप कह सकते हैं अध्यक्ष। यूरोपीय आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति या अध्यक्ष? जीन क्लाउड, हरमन वान, डोनाल्ड टस्क, उर्सुला वान डेर लेयन। यूरोपीय आयोग के वर्तमान में राष्ट्रपति या अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उर्सुला वान डेर लेयन जो यूरोपीय आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। आइए इनके बारे में और क्या जानकारी है प्राप्त करते हैं। उर्सुला वान डेर लेयन जो वर्तमान में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष या प्रेसिडेंट है।
16 जुलाई 2019 को उर्सुला वान डेर लेयन को यूरोपीय आयोग ईसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो यूरोपीय यूनियन की कार्यकारी शाखा है। यानी यूरोपीय आयोग है जो यूरोपीय यूनियन की क्या है, एक कार्यकारी शाखा है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यूरोपीय आयोग यूरोपीय यूनियन की एक कार्यकारी शाखा है और वे यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। उर्सुला वान डेर लेयन है जो यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और उर्सुला वान डेर लेयन जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री भी थी, यानी यह रह चुकी है। उर्सुला वान डेर लेयन जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं और उसके बाद वह यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई है। यह है इनका फोटो है, आप देख सकते हैं उर्सुला वान डेर लेयन का। और लिस्बन संधि हुई 2009 में, जो लागू हुई है लिस्बन ट्रीटी। लिस्बन संधि के अनुसार यूरोपीय आयोग का एक स्थायी अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष नियुक्त होगा, जिसका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होगा। लिस्बन संधि में प्रावधान किया गया कि यूरोपीय आयोग का एक स्थायी अध्यक्ष होगा और जिसकी नियुक्ति 2.5 वर्ष के लिए होगी। और उसी के तहत उर्सुला वान डेर लेयन की नियुक्ति की गई है 2.5 वर्ष के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के पद पर। यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, होराइजन 2020 क्या है? भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक समझौता, भारत और यूरोपीय संघ के बीच युद्ध अभ्यास, भारत और यूरोपीय संघ के बीच अनुसंधान कार्यक्रम, भारत द्वारा यूरोपीय संघ के देशों में कला प्रदर्शनी। होराइजन 2020 क्या है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक अनुसंधान कार्यक्रम है होराइजन 2020। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। भारत और यूरोपीय संघ ने अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन 2020 के तहत अगली पीढ़ी के टीके विकसित करने के लिए सहयोग पर सहमति प्रकट की। इस अनुसंधान कार्यक्रम के तहत कम लागत पर इन्फ्लुएंजा बीमारी के टीके विकसित किए जाएंगे। इन्फ्लुएंजा बीमारी के टीके विकसित किए जाएंगे होराइजन 2020 के तहत। इस प्रोग्राम के तहत यूरोपीय संघ और भारत मिलकर यह काम करेंगे। नेक्स्ट सवाल, यूरोपीय संघ की यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहां है? यानी यूरोपीय संघ की बैंक भी है यूरोपीय सेंट्रल बैंक, जिसका मुख्यालय कहां है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ब्रुसेल्स बेल्जियम, मार्टिश नीदरलैंड, लक्समबर्ग में। यूरोपीय संघ की यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। जबकि ब्रुसेल्स बेल्जियम में यू का आपका हेडक्वार्टर है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। और यदि वर्तमान में बात करें कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, तो आपका यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय है। और वर्तमान में आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टीना लिगार्ड है जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की क्या है? अध्यक्ष है। वर्तमान में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन है? तो आप कह सकते हैं कि पूर्व में आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टीना लिगार्ड, जो वर्तमान में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है। पूर्व में आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टीना लिगार्ड को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है। आपको यह समझना है कि वर्तमान में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टीना लिगार्ड है, जो पूर्व में आईएमएफ की प्रमुख रह चुकी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की प्रमुख रह चुकी क्रिस्टीना लिगार्ड वर्तमान में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब यूरोपीय यूनियन का न्यायालय कहां है? एक तो आपकी होगी यूरोपीय यूनियन की सेंट्रल बैंक, जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जबकि यू का न्यायालय कहां है? इसका एक अपना न्यायालय है। आपका ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी।
इस 11 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। लक्समबर्ग में यू का क्या है, न्यायालय है। ऑप्शन डी राइट होगा, लक्समबर्ग में यू का न्यायालय है। रोम की संधि जो कब हुई, 1957 में, जिसके तहत ईईसी की स्थापना की गई थी। यूरोपियन आर्थिक समुदाय की जब स्थापना की गई थी इस संधि के तहत, उसके अनुच्छेद 164 के अनुसार यूरोपीय संघ के न्यायालयों को वहां के कानून की व्याख्या करने और सभी सदस्य देशों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया। रोम की संधि का अनुच्छेद 164 इस के बारे में कहता है कि यूरोपीय संघ का न्यायालय क्या करेगा, वह वहां के कानूनों की व्याख्या करेगा और सभी सदस्य देशों के बीच समान भागीदारी सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है यूरोपीय यूनियन के न्यायालय को। और ये बात कहां वर्णित है, तो ये रोम की संधि के तहत ही यूरोपीय यूनियन के न्यायालय की स्थापना की गई थी मित्रों। तो यहां तक आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर लक्समबर्ग में है। बहुत इजी सवाल आया आपके समक्ष। यू की स्थापना किस संधि के तहत हुई, यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि, पेरिस की संधि, रोम की संधि, मार्टिस ट्रीटी, लिस्बन संधि। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मार्टिस ट्रीटी, जो 1992 में साइन हुई थी। लागू कब हुई, 1993 में। मार्टिस ट्रीटी 1992 में साइन हुई आपकी, और लागू कब हुई, तो 1993 में ये लागू हुई थी। पेरिस की संधि कब आई, 1951 में। यहां से आपको कई बार क्रम भी इनका पूछा गया कि यूरोपीय यूनियन से संबंधित, स्थापना से संबंधित इनकी संधियों का क्रम क्या रहेगा। तो पेरिस की संधि 1951 में आई, जिसके तहत स्टील और कोयला समुदाय की स्थापना की गई थी। रोम की संधि आपकी आई 1957 में, और लिस्बन संधि आई आपकी 2009 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑप्शन सी राइट होगा। यूरोपीय यूनियन के कितने देशों ने ब्रेग्जिट समझौते यानी ब्रिटेन के ईयू से अलग होने को मंजूरी दी थी। यूरोपीय यूनियन के कितने देशों ने कहा कि ब्रिटेन को ईयू से अलग होना चाहिए, इस पर वो सहमत हुए। 26 देश, 27 देश, 25 देश, 22 देश। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, 27 देशों ने यह मंजूरी प्रदान की थी। निम्न में से किस संधि के तहत यूरोपीय नागरिकों को बिना पासपोर्ट, मुक्त पासपोर्ट के पूरे यूरोप में भ्रमण करने की अनुमति दी गई, कि आप बिना पासपोर्ट के पूरे यूरोप में भ्रमण कर सकते हैं। पेरिस की संधि, रोम की संधि, मार्टिस ट्रीटी, शेंजन संधि। वह कौन सी संधि है जिसके तहत यूरोपीय नागरिकों को बिना पासपोर्ट के पूरे यूरोप में भ्रमण करने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, शेंजन संधि। शेंजन संधि कब आई, यह आई थी आपकी 1985 में। 1985 में आई ये संधि, और लागू कब हुई, 1995 में, 1995 में ये लागू हुई। 1985 में ये साइन होती है और 1995 में ये लागू होती है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि यूरोपीय नागरिक है जो बिना पासपोर्ट के यूरोप में भ्रमण कर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के बाधा की ये पूरे यूरोप में भ्रमण कर सकते हैं। तो 1985 में साइन होती है, 1995 में लागू होती। नेक्स्ट सवाल, किस संधि के तहत यूरोपीय संघ के अधिकारों का दस्तावेज निर्मित हुआ। किस संधि के तहत यूरोपीय संघ के अधिकारों का दस्तावेज निर्मित हुआ। पेरिस की संधि, रोम की संधि, मार्टिस ट्रीटी, लिस्बन संधि। तो इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा, लिस्बन संधि, जो 2007 में साइन हुई थी, और ये प्रक्रिया चलती गई और आखिरकार 2009 में ये लागू हुई। ऑप्शन डी राइट होगा।
क्या स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है? बिल्कुल नहीं, स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। हालांकि इसने यूरोपीय संघ के साथ कई संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन इसने यूरोपीय संघ के साथ कई संधियों और समझौता किया है। ईयू स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय यूनियन है जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो ये इसका एक सदस्य राष्ट्र नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ईयू किसके साथ? स्विट्जरलैंड के साथ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से देश से बाहर निकलने के लिए एक नए सिक्के का निर्माण किया। उस सिक्के का संप्रदाय क्या है या उसको कीमत क्या है? कितने? 17 नंबर सवाल है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से देश से बाहर निकलने के लिए एक नए सिक्के का निर्माण किया है। उस सिक्के का संप्रदाय क्या है या उस सिक्के का नाम क्या है? यह देश नहीं है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए एक नए सिक्के का निर्माण किया। उस सिक्के का नाम क्या है? 10 पेंस, 20 पेंस, 50 पेंस और 5 पेंस। इस सवाल का ऑप्शन सी राइट हुआ। ऑप्शन सी। व्याख्या देखिएगा आप। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ देश के प्रस्थान को चिन्हित करने के लिए एक नया 50 पेंस का सिक्का बनाया है। यानी ब्रिटेन ने 50 पेंस का नया सिक्का बनाया, जो ये दर्शाएगा कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ का त्याग कर दिया है, जिसे ब्रेग्जिट शब्द से जाना जाता है। और इस सिक्के को ब्रेग्जिट शब्द से जाना जाता है। सिक्का शिलालेख शांति, समृद्धि और सभी देशों के साथ दोस्ती को सहन करता है। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है। यह बात आपको यहां क्लियर होनी चाहिए कि इन्होंने 50 पेंस का सिक्का बनाया, जिसे ब्रेग्जिट नाम से जाना जाता है। इन 3 पार्टों में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की है, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा की है। जरूर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अन्यथा आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको प्लेलिस्ट पर वो सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां मिल जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।